बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदीया में जब एक अरबी औरत सड़क पर बरहना हो गई तो फिर सऊदी पुलिस ने पूरी रात उस औरत के साथ क्या किया, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने हक्का बक्का गाड़ी के शीशे से अपनी अरबी मालकिन को देखा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी मालकिन बीच सड़क पर अपना लिबास अपने वजूद से खींच खींच कर अलग कर रही थी। उन्हें इर्द गिर्द के लोगों का भी होश नहीं था, या फिर वो जानबूझकर ये सब कर रही थी। और फिर देखते ही देखते उसने अपने आप को पूरी तरह बेहिजाब कर डाला। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। ये सच था कि मेरी मालकिन के तौर तरीके कुछ अलग थे। वो मुझे आम औरतों की तरह इज्जतदार नहीं लगती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह आधी रात को बीच सड़क पर अपने आप को बरहना कर लेगी। मालकिन को इस हालत में देखकर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं गाड़ी से उतरकर उनके पास जाता और उनसे कहता कि वापस गाड़ी में बैठ जाएं। मालकिन की हालत ऐसी थी कि मैं नज़र चुराने पे मजबूर हो गया था। किसी औरत को बेलिबास देखने का ये मेरा पहला तजुर्बा था, इसलिए मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसे में फिज़ा में पुलिस वैन का सायरन गूंजने लगा। ये मुल्क और इस मुल्क का कानून बहुत सख्त था। यहाँ औरत के पर्दे को लेकर बहुत से कवानीन राइज थे। और ऐसे में मेरी मालकिन ने जिस तरह अपने आप को बीच सड़क पर बेआबरू किया था, मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर पहले ही मालकिन ने मुझे मेरे क्वार्टर फ़ोन करके गाड़ी निकालने को कहा और मैंने एक वफादार मुलाजिम की तरह हुक्म की तामील की थी। ये मेरी नौकरी का हिस्सा था कि किसी भी वक्त मुझे बुलाया जाता और मैं दौड़ा चला आता। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मालकिन पूरे बुरके में बंगले से निकली थी। वो पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने मालकिन से पूछा कहाँ जाना है, तो मालकिन ने सीधे सीधे गाड़ी चलाने को कहा। किसी मंजिल का पता नहीं दिया। मैंने भी गाड़ी सड़क पर डाल दी। मालकिन की हालत कुछ अजीब लग रही थी। मैंने बैक व्यू मिरर से देखा तो ऐसा लगा जैसे वे कुछ बेचैन हों। मालकिन के चेहरे पर हिजाब नहीं था, इसलिए उनके चेहरे पर चमकता हुआ पसीना मुझे साफ दिखाई दे रहा था। और मैं हैरान था कि एसी इतनी अच्छी कूलिंग कर रहा है, फिर मालकिन को इतना पसीना क्यों आ रहा है। मुझे यकीन था ये सब उसी दवाई का नतीजा है जो मालकिन हर रात इस्तेमाल करती थी। पता नहीं मालकिन कौन सी दवा खाती थी जिसके बाद उन्हें इस कदर शदीद गर्मी लगती थी कि वो मुझे बहुत ही बेचैन और परेशान दिखाई देती थी, जैसे उनके अंदर किसी ने पारा भर दिया हो। मैं चोरी चुपके मिरर से उनकी हालत को नोट कर रहा था कि जब अचानक ही मालकिन की नज़र मेरी नज़रों से टकराई और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। उनकी नज़रों में कुछ अजीब सा था। उन्होंने आहिस्ता से पिछली सीट पर बैठे बैठे अपना बुर्का अपने वजूद से जुदा किया तो मेरे होश उड़ने लगे। कुछ ही देर में मालकिन ने बुर्का उतारकर साइड में डाला था और मैंने उनके वजूद से नज़रें चुरा ली थी, क्योंकि वो बहुत सी चुस्त लिबास पहने हुई थी। मालकिन के लिबास को देखकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये अरबी औरतें भी अजीब होती हैं। बाहर से इतना बुर्का और पर्दा करती हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी की पूरी मगरबी तहजीब में रंगी होती हैं। उनका लिबास भी ऐसा ही था जैसे वो किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हों। लेकिन फिर बहुत ही अजीब सी बात हुई। मालकिन ने अचानक ही अपनी शर्ट के 2 ऊपर वाले बटन खोल दिए और अपने बाजुओं को मसलने लगी जैसे उन्हें कुछ हो रहा हो। ना चाहते हुए भी मैं मालकिन से पूछ बैठा, क्या हुआ है मालकिन, क्या आपकी तबीयत ठीक है, हम हॉस्पिटल चलें? मालकिन ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मेरा इलाज हॉस्पिटल में नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं सुकून चाहती हूँ, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। क्या तुम मुझे सुकून दे सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। जो कुछ मुझे समझ आ रहा था मैं चाहकर भी नहीं समझना चाहता था। मैंने हकलाते हुए पूछा, आप किस तरह के सुकून की बात कर रही हैं? आपके पास किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो मौजूद है। मालिक भी आपसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। मालकिन ने एक अजीब सी निगाह मुझ पर डाली और कहने लगी, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता, और ये बात अब मुझे समझ आई है। उनकी बात मेरे सर से गुजर गई थी। पैसा ही तो सब कुछ होता है। मैं भी तो पैसा कमाने की गर्ज से अपना मुल्क छोड़कर यहाँ बैठा था, और मालकिन कह रही थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने हैरान नज़रों से मालकिन को देखा तो वो कहने लगी, तुम गाड़ी यहीं रोक दो। उनकी इस बात पर मैं घबरा गया। ये सऊदीया था और यहाँ इस तरह बीच सड़क पर गाड़ी रोकना एक बड़ा जुर्म था। यहाँ तो गाड़ी की स्पीड भी अगर कम या ज़्यादा की हो
तो चालान काट दिया जाता था। मैं मालकिन को यही बात समझाना चाहता था, लेकिन मालकिन को न जाने मेरी किस बात पर इतना शदीद गुस्सा आ गया था कि वे चीख कर कहने लगी कि तुम गाड़ी रोक रहे हो या मैं छलांग लगा दूं। मैंने डर के मारे गाड़ी बीच सड़क पर ही रोक दी। वो तो आगे पीछे गाड़ियां काफ़ी दूर दूर थीं, इसलिए बचत होगी, वरना यहाँ इस तरह की हरकत पर इतने ख़तरनाक हादसे होते थे कि इंसान की जान बचना मुश्किल हो जाती। गाड़ी रुकते ही मालकिन तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतरी। उनका बुर्का पिछली सीट पर ही पड़ा रह गया। वो तेज़ तेज़ चलती हुई सड़क पर जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। मुझे तो लगा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी मालकिन अपने आप को बीच सड़क पर बेहिजाब कर लेती। इससे पहले भी मैंने मालकिन को इस तरह की अजीब व गरीब हरकतें करते देखा था, लेकिन आज की रात तो मालकिन ने सारी हदें पार कर दी थी। और फिर देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। यहाँ तो हर तरफ कैमरों की दुनिया थी। मालकिन की यह हरकत शायद कैमरों की नज़र में आ गई थी। कुछ ही लम्हों में पुलिस की गाड़ियाँ मालकिन के पास आकर रुकीं और एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने बाहर निकलकर मालकिन के ऊपर चादर डाली और उन्हें खींचते हुए अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं तो खुद अपने होश आवास में नहीं था कि उतर कर पुलिस तक जाता, उन्हें बताता कि ये मेरी मालकिन है। मैं खौफजदा हो गया था। मैंने फ़ौरन अपने मालिक को फ़ोन मिलाया और उन्हें बताया कि मालकिन को पुलिस ले गई है। और जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि मुझे ही बुरा भला कहने लगे। कोई भी इज़्ज़तदार मर्द इस बात पर कैसे यकीन कर सकता था कि उसकी जवान और ख़ूबसूरत बीवी ने बीच सड़क पर यह हरकत की हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। मालिक दूसरे शहर में थे और उन्हें आने में वक्त लगना था। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि मैं मालकिन के साथ रहूं और पुलिस के पीछे जाऊं। यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। उन्होंने बड़े पुख्ता यकीन के साथ कहा था कि मेरी ऐना ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकती। उन्हें अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी पर इतना यकीन था कि उन्होंने मेरी आंखों में मेरा देखा हुआ सच झुठला दिया। मैं मालिक के हुक्म का पाबंद था, इसलिए पुलिस की गाड़ियों के पीछे चलने लगा। और फिर जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मेरी मालकिन को पुलिस वाले तहकीकाती कमरे में ले गए थे। मैंने एक पुलिस अफसर को बताया कि वो मेरी मालकिन है और वो मेरी ही गाड़ी से उतरकर सड़क पर गई थी। पुलिस वाले ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन कोई जिस्म फरोश औरत है। मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और बताया कि वो तो एक इज़्ज़तदार घराने से हैं और उनके शौहर भी एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं। मेरी बात पर पुलिस वाला हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, वाकई वो बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान से है। बस आज की रात इसे यहाँ गुजार लेने दो, सुबह तक खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितनी इज़्ज़तदार है। अब जब उसे बरहना होने का इतना ही शौक़ है तो आज की रात वो यहीं गुजारेगी और हम भी देखेंगे कि आखिर तुम्हारी मालकिन चाहती क्या है। ऐसी भी कौन सी गर्मी उसे लग रही है जो वो आधी रात को पूरी दुनिया के सामने बरहना हो गई। पुलिस वाले का लहजा इतना सख्त था कि मेरी जान निकल गई थी। मेरा पुलिस से इससे पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था और मुझे तो वैसे ही पुलिस से खौफ आता था। वो पुलिस वाला मुझे वहीं एक तरफ बिठा गया और ख़ुद उसी तहकीकाती कमरे में चला गया जहां मेरी मालकिन मौजूद थी। मेरी सांस अटकने लगी थी। वो पता नहीं मेरी मालकिन के साथ क्या करने वाले थे। जिस हालत में मेरी अरबी मालकिन पकड़ी गई थी, मुझे डर था कि ये पुलिस वाले कहीं मेरी मालकिन के साथ। मैं बुरी तरह अपनी हथेलियां मसल रहा था। अगर मैं पिछले दिनों होने वाली बातों को नज़रअंदाज ना करता तो शायद आज की रात ऐसा ना होता। 2 दिन पहले की बात थी जब मालकिन ने मुझे आधी रात को अपने कमरे में बुलाया था। मुझे लगा शायद उन्हें कहीं जाना है और यही बताने के लिए बुलाया है, लेकिन जब मैं मालकिन के कमरे में पहुंचा तो वह बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रही थी। कमरे में एसी चलने के बावजूद भी मालकिन का पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। और फिर एकदम ही मालकिन ने पानी से भरा हुआ जग उठाया और अपने जिस्म पर पलट दिया। मालकिन सफ़ेद रंग की नाइटी में थी और पानी पड़ते ही उनका वजूद आर पार हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें चुराई थी और मालकिन से अदब से पूछा था कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जबकि मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि मैं उस मंजर से ही गायब हो जाऊँ। मैं एक शरीफ मर्द था और मेरे लिए एक औरत को इस अंदाज में देखना बहुत मुश्किल था। मालकिन धीरे धीरे मेरे करीब आई, कहने लगी, किसी ने मेरे अंदर आग लगा दी है। मेरा सारा वजूद झुलसता रहता है। मेरे लिए इस गर्मी को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। अगर ये आग ना बुझी तो मैं मर जाऊंगी। मालकिन की बेबसी पर मुझे हैरानी हुई थी। मैं उनका मुलाजिम था और वो अपने दिल की हालत मुझसे बयान कर रही थी। मैंने सर झुकाए मालकिन से कहा कि क्या आपको कहीं जाना है। मेरी बात पर मालकिन कमज़ोर सी हंसी और कहने लगी, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना।
जाओ तुम वापस चले जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात पर मालकिन को दुख पहुंचा हो। मैंने उनके जज्बात को समझने के बजाय अपना फ़र्ज़ अदा किया था। मालकिन की इजाज़त मिलते ही मैं गिरता पड़ता अपने क्वार्टर में पहुंच गया था और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मौत को देखकर ही लौटा हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मेरी मालकिन की हालत तो अक्सर ही ऐसी होती थी। जब तक उसके ससुर जिंदा थे तब तक तो जो मंजर मैंने देखे थे वो और भी नाकाबिले यकीन थे। काश कि मैं अपने मालिक को उसी वक्त हकीकत से अदा कर देता तो आज मेरे मालिक मेरी बात पर यूं बेएतबारी का इजहार न करते। 2 महीने पहले एक रात जब गाड़ी पोर्च में खड़ी करके मैं अपने क्वार्टर में जाने वाला था तब मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर मालकिन का मोबाइल फ़ोन मिला था। मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे उन्हें उसी वक्त देनी होगी और मैं यही सोचकर बंगले में चला गया। मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा बजाया लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। जब मुझे मालकिन कहीं नज़र नहीं आई तो मैं वापसी के लिए पलटने लगा, लेकिन मैंने देखा कि मालकिन अपने ससुर के कमरे से निकल रही हैं, वो भी रात के 12 बजे। मालकिन का हुलिया इंतहाई गैर मुनासिब था। उनकी सांस उखड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, वो नीम बरहना सी नाइटी में थी और मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो घबरा कर पूछने लगी कि तुम आधी रात को बंगले में क्या कर रहे हो। मैंने उनका मोबाइल फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाया और बताया कि ये गाड़ी में रह गया था। उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ से फ़ोन लिया और कहने लगी, जब तक मैं खुद तुम्हें ना बुलाऊं रात के वक्त बंगले में ना आना। मैंने जी कहा और वापसी के लिए पलट गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इतनी रात गए वो अपने ससुर के कमरे में क्या कर रही थी, और जिस हुलिये में वो बाहर निकली थी वो मुझे बुरी तरह खटक रहा था। लेकिन मेरी मुलाजमत इतनी अच्छी थी कि मैं उन बातों में पढ़कर अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस बात को मैं अपनी नौकरी की खातिर नज़रअंदाज कर रहा हूँ वो कितनी गहरी थी। इस बात को 4-5 दिन भी ना गुजरे थे और बड़े मालिक यानी मालकिन के ससुर का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर मैं भी इस किस्से को भूल गया, लेकिन जब से बड़े मालिक का इंतकाल हुआ था तब से ही मैंने मालकिन को बहुत बेचैन देखा था। वो हर वक्त गर्मी गर्मी का शोर मचाती, कभी नीम ओरिया लिबास पहन लेती तो कभी पानी उठाकर अपने वजूद पर डालने लगती, कभी ठंडे ठंडे पानी के घूंट भरती तो कभी ख़ास किस्म की दवा खाती। मैं मालकिन में होने वाली तब्दीलियों को मुस्तकिल नोट कर रहा था, लेकिन मैं नौकरजात था और अपनी अरबी मालकिन के कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो ख़ुद मुझे कुछ बुलाती, अपने जज्बात बयान करने की कोशिश करती और मैं जैसे तैसे सर झुकाए उनकी बात सुन लिया करता था। मालिक अपने वालिद की वफ़ात पर बस 2-4 दिन के लिए आए थे और फिर वापस दूसरे शहर लौट गए थे। बड़े मालिक के इंतकाल के बाद तो मेरी मालकिन पूरी तरह ही तन्हा हो गई थी। मैंने अक्सर मालकिन को मेडिकल स्टोर से दवा ख़रीदते देखा था। पता नहीं वो किस चीज़ की दवा खाती थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि उस दवा की वजह से ही मालकिन की हालत अजीब हुआ करती थी। आज रात भी शायद वो दवा नहीं खाई थी, लेकिन शाम को वो मेरे साथ ही जाकर दवा ख़रीद कर लाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। पुलिस वाले मालकिन के साथ क्या करेंगे। वो सारी रात मैंने सूली पर लटक कर गुजारी। बार बार मालिक को फ़ोन मिलाता। मालिक यही कहते कि बस मैं रास्ते में हूँ, मैं ख़ुद पहुँच सारे मामलात को देख लूँगा। धीरे धीरे रात गुजर गई और सुबह की रोशनी फैलने की तफ्तीशी कमरे की तरफ दरवाज़ा खुला और 2 पुलिस वाले बाहर आए तो मेरी जान में जान आई। मैंने फ़ौरन पुलिस ऑफिसर से कहा कि मेरी मालकिन कैसी हैं, आप उन्हें कब आज़ाद करेंगे। पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम अपनी मालकिन को भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मालकिन अब यहीं हमारे पास रहेगी। उसकी बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मालकिन यहाँ क्यों रहेंगी, मेरी मालकिन का गुनाह क्या है, रात भर आप लोगों ने मेरी मालकिन के साथ क्या किया है। मेरे लहजे पे पुलिस वाले ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, जो कुछ हमने रात भर तुम्हारी मालकिन के साथ किया है उसी की वजह से ही तुम्हारी मालकिन अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकेगी। उसके वजूद में जो गर्मी थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना सच हमारे सामने कबूल कर लिया है और अब उसकी आग बुझ गई है। मैं नासमझी से पुलिस वाले को देख रहा था। उसने एक कागज़ मेरे आगे रख दिया जिस पर एक हल्फिया बयान लिखा हुआ था। अब वो मेरी मालकिन का बयान था। जैसे जैसे मैं उस बयान को पढ़ता जा रहा था मेरे होश उड़ रहे थे। बज़ाहिर सीधी सादी और मासूम नज़र आने वाली मेरी मालकिन ने आज तक जो कुछ भी किया था वो नाकाबिल यकीन था।
अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों मेरी मालकिन इस तरह की हरकतें करती थी। मैं मरे मरे कदमों से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया और मैं जानता था कि अब ये पुलिस वाले मेरी मालकिन को नहीं छोड़ेंगे। बाहर ही मेरे मालिक मुझसे टकरा गए और मैंने उनसे नज़रें चुरा ली। मैं उन्हें क्या बताता कि मुझ पर कैसे राज का इंकशाफ हुआ है। मालिक ने मुझसे चंद सवाल जवाब किए, मैं बस बड़ी मुश्किल से ही जवाब दे पाया। वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। मैं जानता था कि अब उनको भी अपनी बीवी का असल चेहरा पता चल जाएगा। मैं बाहर ही गाड़ी के पास खड़ा हो गया और मुझे उनका इंतज़ार था। आधे घंटे बाद जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए मुझसे पूछने लगे कि सच सच बताओ फजल, क्या तुम इस हकीकत से नावाकिफ़ थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मेरी बीवी कैसी औरत है, उसने कैसा गुनाह किया है? मैं इन्हें फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और मालिक को यकीन दिलाया कि मुझे हरगिज़ भी इल्म नहीं था। मालिक रोते हुए कहने लगे कि अब मैं यहाँ उसे आज़ाद नहीं करवाऊँगा, वो अपने किए की सज़ा भुगतेगी। उन पुलिस वालों ने कल पूरी रात उसके साथ जो कुछ किया है वो उसी की मुस्तहिक है। उसे ये ज़हनी टॉर्चर मिलना चाहिए जैसा उन पुलिस वालों ने उसे दिया है। मैं उसे तलाक देकर आज़ाद कर आया हूँ और मालिक की बात पर मैं हक्का पक्का रह गया था। मालिक की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और बंगले में वापस ले आया। वो गम से निढाल थे। दोहरा सदमा उन पर टूटा था। जान से प्यारी बीवी को तलाक के 3 लफ्ज़ कह देना आसान नहीं था, और फिर उससे भी बढ़कर अपनी उसी बीवी की वजह से अपने बाप को खो देना। वो पूरी तरह टूट कर बिखर चुके थे। मेरे कानों में मालकिन के अल्फाज गूंज रहे थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सुकून भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। मालकिन की बेसुकूनी की वजह मुझे अब समझ आई थी। एक ऐसी औरत को सुकून कैसे मिल सकता था जिसने अपने इस बाप जैसे ससुर को दौलत के लालच में जान से मार डाला था। मेरी मालकिन एक गरीब अरबी औरत थी और उसने दौलत के लालच में ही मेरे मालिक से शादी की थी। लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि सारी दौलत उसके ससुर के नाम पर है और मालकिन को उस वक्त तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक ससुर जिंदा है। इसलिए मालकिन ने अपने शौहर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। पहले वो खिदमत के नाम पर ससुर के कमरे में जाती रही और ससुर को पूरी तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मालिक जब भी वापस आए तो बड़े मालिक अपनी बहू यानी मालकिन की खूब तारीफ़ करते और मालिक को यही लगता कि मालकिन उनके बाप की बहुत खिदमत कर रही है और वो उनके बाप से बहुत मोहब्बत करती है। और जब मालकिन ने उस ड्रामे की अच्छी तरह रचा लिया तो फिर मौका देकर उन्होंने बड़े मालिक की दवाइयाँ तब्दील करके उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मार डाला। जिस रात मैंने मालकिन को बेतरतीब हुलिये में देखा था, दरअसल उस रात मालकिन अपने ससुर की दवाएं बदल कर कमरे से निकली थी और उन्हें खौफ था कि कहीं मुझे उनका सच ना पता चल जाए। इसलिए उन्होंने मुझे सख्ती से रात को बंगले में आने के लिए भी मना किया था। उन्होंने अपने ससुर को तो बड़ी कामयाबी से रास्ते से हटा लिया था, लेकिन उस दिन के बाद से उन्हें सुकून नहीं आया था। हर वक्त उन्हें अपना आप एक आग में जलता हुआ महसूस होता। उन्हें सचमुच में आग दिखाई देती थी। शायद ये उनके गुनाहों का नतीजा था या फिर बड़े मालिक की नेकियों का कि उनके मुजरिम को किसी सूरत करार नहीं आता था। वो हर वक्त अपने वजूद से एक अनदेखी आग को झुलसते हुए देखती, कभी पानी के ज़रिए बुझाने की कोशिश करती तो कभी लिबास जुदा करके, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं आता था। उस रात भी वो गाड़ी में बैठी तो उन्हें ऐसा ही लगा जैसे कोई आग उनके इर्द गिर्द लिपटी हुई है और उस आग से जान छुड़ाने के लिए पहले उन्होंने अपना बुर्का उतारा, फिर अपने बाजुओं को मसलना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सुकून नहीं आया। तो वो गाड़ी से ही उतर गईं और अपना लिबास ये समझकर अपने तन से जुदा कर दिया कि उनके कपड़ों में आग लगी है। पुलिस वालों ने जब उनसे रात भर तफ्तीश की तो उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने कुछ ही देर में सारा राज उगलना शुरू कर दिया और ख़ुद अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने दौलत की लालच में अपने ससुर को मार डाला है। पुलिस वालों ने उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मेरे मालिक ने उन्हें तलाक दे दी थी। वो अब जेल की सलाखों के पीछे थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उनके गुनाहों से खुलासी नहीं मिली थी। वो भी किसी अनदेखी आग की लपेट में थी। मैं पुलिस वालों के बुलाने पर अपना बयान देने के लिए जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी मालकिन पागलों की तरह चीखती है, अपने वजूद पर पानी डालने के लिए पानी मांगती है, कभी अपने कपड़ों को नोचने लगती है, लेकिन उन्हें सुकून नहीं आता। मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर वापस लाया था। मेरे पास अरबी मालकिन से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था।
लेकिन मैं सोच रहा था कि दौलत की लालच कैसे इंसान की जवानी तक को खा जाती है। मेरी मालकिन 25-26 साल की जवान लड़की थी और उसने लालच में आके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि आखिरत भी तबाह कर ली थी। मुझे अब भी मालकिन की हालत याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह वो अपने इर्द गिर्द आग को महसूस करके बदहवास होती थी। ये सब कुछ हमें खुदा दिखाता है ताकि हम इबरत हासिल करें और ऐसे गुनाहों से बचें। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी वाक़े से इबरत हासिल की है और किसी गुनाह को छोड़ा है? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।